अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। वहाज रुक जाइए। मेरी चीख पर घबराकर मुलाजमा कमरे में आई थी और मुझे बेड पर पसीने में शराबूर देखकर परेशान हो गई। उसके कदम तेज़ी से आगे बढ़े थे कि मैंने हाथ के इशारे से रुकने को कहा और वो वहीं रुक गई थी। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। मेरे कहने पर मुलाजमा कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद मैं अपनी अर्क आलूद पेशानी साफ करती हुई बेड के साइड टेबल पर रखे जग में से पानी का गिलास डाल के पीने लगी। पानी पीने के बाद मेरे हवास मेरे काबू में आए तो मैं वापस लेट गई। ख्वाब में आज फिर वहाज को देखा था। उसे ख्वाब में देखने के बाद मेरी ऐसी ही हालत हो जाती थी। तकिए पर सर रखे मैं आंखें मजबूती से बंद की हुई अपने माजी को सोचने लगी। मैं आज भी उस वक्त के उन लम्हों और उन लम्हों में छुपी उन हमाकत को सोच के पछताती हूँ। मेरे पास अब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं है। ये एहसास नदावत मुझे कचोके लगाता रहता है। मैंने खुद अपने शक के हाथों अपने हंसते बसते आशियाने को आग लगाकर खुद को जंदान में धकेल दिया। मेरे शक ने मुझे जो उम्र भर का नुकसान दिया उसका अजाला अब मुमकिन न था। मेरी कहानी मेरे कार्य के लिए सबक है और ख़ासकर उन औरतों के लिए जो अपनी शकी फितरत की वजह से अपनी ज़िंदगी से खेल जाती हैं। मेरी कहानी से क्या पता किसी को सबक मिल जाए और पछतावे की इस अजियत से बच जाएं, जिसका अंजाम उम्र भर खुद को कोसना ही होता है। मेरा नाम मैमूना है। अच्छे खाते पीते घराने से मेरा ताल्लुक़ था। मेरी शादी वहाज से माँ बाप की पसंद से हुई थी। इसमें वो सारी खसूसियात मौजूद थीं जो एक अच्छे शौहर में होती हैं। वो मेरा बेहद ख्याल रखते। मुँह से निकली हर फरमाइश को पूरा करना उनका अव्वलीन फ़र्ज़ था। उनकी मोहब्बत में मैं जितना नाज करती कम था। मेरी मोहब्बत भी वहाज के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस मोहब्बत को जुनून का नाम दिया जाए तो गलत ना था, मगर मेरी एक आदत ऐसी थी जिस पर मैं भी अक्सर शर्मिंदा सी हो जाती थी। वो थी शक की आदत। शादी से पहले भी मुझे घर वालों पर शक रहता था, जिस पर मुझे अक्सर घर वालों से और ख़ासकर अपनी माँ से डांट पड़ती रहती। वो मुझे अक्सर समझाती कि शक इंसान को बर्बाद कर देता है। मैं बहुत हद तक अपनी इस आदत पर काबू पाने की कोशिश भी करती थी। वहाज से शादी के बाद मेरी ये फितरत फिर ओद आ गई। मैं वहाज से मोहब्बत में बहुत जनूनी थी। इनको अपने घर वालों से भी ज़्यादा बात करने नहीं देती थी। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके मैं वहाज की ज़िंदगी अजीरन कर दूं, मगर मेरी कोशिश होती कि मैं हर तरह से अपने शौहर को सबसे दूर रखूं। बाज़ औक़ात मेरे तंज़िया फ़िक्रे भी वहाज को शर्मिंदा कर देते थे। मैं ज़्यादा किसी से मेल मिलाप रखती नहीं थी, जिसकी वजह से कोई मेरे यहाँ भी नहीं आता था, जिस पर मैं बहुत खुश थी। मुझे ये शक था कि कहीं कोई मेरे ख़िलाफ़ मेरे शौहर को भड़काकर मुझसे दूर ना कर दे। मैं कोई कम उम्र मुलाजमा भी नहीं रखती थी। मुझे ये खौफ लाक रहता कि कोई मुझसे मेरे शौहर को ना छीन ले। हमारी शादी को 10 साल बीत गए थे। वहाज की संगत में इन 10 सालों का पता भी नहीं चला था। इन 10 सालों में हमारे आंगन में अब तक कोई फूल नहीं खिला था, जिसका मुझे शिद्दत से एहसास था। मगर वहाज मुझे तसल्ली देते कि जब हुक्म होगा अल्लाह का तो औलाद हो जाएगी। आज छुट्टी का दिन था। सुबह से ही मौसम अबर आलूद हो रहा था। लग रहा था किसी वक्त भी तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी। मैं लॉन में झूले पर बैठी मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। अरे, सारे घर में ढूंढ लिया, आप यहाँ बैठी मौसम के मज़े ले रही हैं। वहाज मेरे बराबर में बैठते हुए बोले, यहाँ ना आती तो और क्या करती? आप खुद तो कमरे में बंद अखबार में गुम थे। मैंने शिकवा करते हुए कहा, जिस पर वो हंस पड़े। आज अखबार में एक खबर पढ़ रहा था। वो अपनी हंसी दबाते हुए बोले, कैसी खबर? मैं पूछने लगी। बीवी ने शौहर को शक की बुनियाद पर कत्ल कर डाला। भाई, ये बीवियाँ तो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। वहाज की शरारत में समझ चुकी थी। ऐसे ही बीवियों को बदनाम करने की साजिश है, वरना ऐसा भी नहीं है। मैं वहाज की बात की तरदीद करते हुए बोली, भाई साहब बातें में तो डर गया। आखिर को मेरी बेगम भी अच्छी खासी शकी तबीयत की मालिक है। वो संजीदगी से बोले, मगर उनकी आंखों से झलकती शरारत मुझे साफ नज़र आ रही थी। वहाज, मैं शक नहीं करती आप पर, बस मुझे एक अजीब सा डर सताता है, आपसे दूरी का। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं अपनी सफाई देती हुई बेबसी से बोली। बस मुझे डर लगता है हमारे दरमियान कोई तीसरा वजूद ना आ जाए जो हमारे ताल्लुकात में दरार डाल दे। मैं अपने अंदर का खदशा लबों पर लाते हुए बोली, मैं तो चाहता हूँ तीसरा वजूद आए हमारे दरमियान। वहाज की बात पर मैं चौंकी। जो तुमको माँ और मुझे बाबा बोले। वहाज की बात पर मेरी रुकी हुई सांस बहाल हुई और मैं हंस दी। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो और इस शक को दिल से निकाल फेंको। वहाज मेरा हाथ पकड़ के मुझे हमेशा कितना यकीन दिलाते हुए बोले। इन 10 सालों में कोई एक दिन ऐसा ना था जब वहाज ने मुझे ये जुमला बोल के यकीन न दिलाया हो।
تانیہ آ رہی ہے۔ میں باورچی خانے میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب وہاج نے مجھے آ کر بتایا تو میرے ہاتھ میں کفگیر بری طرح سے لرزرا اٹھا۔ تانیہ وہاج کی نہ صرف کزن تھی بلکہ بچپن کی منگیتر بھی تھی، اور میں جانتی تھی وہ اور وہاج آپس میں بے انتہا محبت بھی کرتے تھے، مگر دونوں خاندانوں میں کچھ جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے بڑوں نے منگنی توڑ دی تھی، اور پھر تانیہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی، اور وہاج کے والد جو میرے والد کے دوست تھے انہوں نے وہاج کے لیے مجھے مانگ لیا۔ میرے والد کو تو وہاج ویسے بھی بہت پسند تھے، ان کو کوئی اعتراض نہ تھا، اور یوں میری وہاج سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے کبھی وہاج کے لبوں سے تانیہ کا نام نہیں سنا تھا، مگر آج اتنے برس بعد یہ خبر سن کر وہ پاکستان آ رہی ہے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ وہاج کی آواز نے مجھے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں سوچ رہی کہ کس کے ساتھ آ رہی ہے، میں نے زبردست سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آ رہی ہے، اور کس کے ساتھ آئے گی؟ دراصل آج صبح ہی اس کی کال آئی تھی کہ وہ آ رہی ہے، کل تک پہنچ جائے گی۔ اوہ، کال بھی میرے شوہر کو ہی کرنی تھی۔ رقابت کا جذبہ میرے اندر جاگا جس کو میں نے مصنوعی مسکراہٹ سے چھپا لیا۔ کدھر رہے گی؟ میرے سوال پر وہاج نے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ اپنے گھر میں؟ اور کہاں؟ وہاج حیرانگی سے بولے۔ نہیں، میرا مطلب کس کے گھر میں؟ میں گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہاج میری پیشانی چھوتے ہوئے بولے۔ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو بھائی، یہاں ان کا اپنا گھر ہے، وہ وہیں رہے گی۔ وہاج کی اس بات پر میں اندر تک بے سکون ہو گئی، یعنی وہ میرے گھر کے قریب آ رہی تھی۔ تانیہ کا سسرال میرے گھر سے 2 گلی چھوڑ کے تھا، ساس سسر کا انتقال ہو گیا تھا تو عرصے سے اس گھر کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا، مگر اب اس گھر کا تالا کھلنے والا تھا۔ تالا کھلتے ہی میری نیندیں عذاب ہونے والی تھیں۔ میں خاموشی سے ہنڈیاں پکانے لگی۔ سنو میمونہ، ایسا کچھ مت سوچنا پلیز، وہاج میرے پاس آتے ہوئے بولے۔ کیا سوچا میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تانیہ میرا ماضی تھی اور تم سے میرا حال مستقبل سب جڑا ہوا ہے، اس لیے تانیہ کو لے کر کوئی سوچ مت لینا۔ وہاج میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولے۔ میں اگرچہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی، مگر وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ان لوگوں کے آنے کے 1 ہفتے بعد میں اور وہاج تانیہ کے گھر گئے، جہاں پر تانیہ اور اس کے شوہر سعد نے ہمیں زبردستی رات کے کھانے پر روک لیا۔ میں نے تانیہ کو تصویروں میں دیکھا ہوا تھا، مگر روبرو اب پہلی بار ہی ملی تھی۔ میرے دل نے چپکے سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ واقعی بے تحاشا حسین تھی۔ بہت اچھا کیا وہاج، تم میمونہ کو بھی لے آئے، میں تو خود اس سے ملنا چاہ رہی تھی۔ کھانے کے بعد ہم لون میں چائے پی رہے تھے جب تانیہ بولی۔ ہاں اچھا کیا لے آئے، ورنہ یہ محترمہ تو خود تمہارے گھر میں آ جاتی۔ تانیہ کی شوہر ساتھ ہنستے ہوئے اپنی بیگم کو دیکھ کر بولے۔ ہاں تو اچھا ہے نا، تانیہ آ جاتی، اب تو گھر قریب ہے، آتے جاتے رہیے گا آپ لوگ، میں خوش دلی سے بولی۔ میرے بولنے پر وہاج نے مجھے کافی خوشگواری سے دیکھا۔ رات دیر گئے ہم ان کے یہاں سے واپس آئے تھے، اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتی جولری اتارتے ہوئے بولی۔ میری بات پر بیڈ پر نیم دراز کتاب کا مطالعہ کرتے وہاج اسبات میں سر ہلانے لگے۔ تانیہ کے بچے بھی بہت تمیزدار ہیں، بہت محبت سے ملے، خود تانیہ اور سعد بھائی بھی کھلے دل سے ملے۔ میرے دل میں تانیہ کو لے کر جو خدشات اور شک تھا خود بخود دور ہو گیا تھا۔ تانیہ کے گھر میں باتوں کے دوران کئی بار چپکے چپکے میں نے وہاج کی نظروں کو ٹٹولنے کی کوشش کی، مگر وہ مستقل سعد بھائی سے باتوں میں لگے رہے۔ تانیہ سے بات کرتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں میں اور چہرے کے تاثرات کو پڑھتی رہی، مگر مجھے ڈھونڈنے سے بھی محبت کا شائبہ نظر نہ آیا، بلکہ ان کی نظروں میں سادگی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ جو چمک ان کی آنکھوں میں آتی تھی وہ خالص مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے آتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ عمر بھر وہ چمک بس میرے لیے مخصوص رہے۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح معمول کے مطابق اٹھی، اٹھنے کے بعد وہاج کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر وہاج کو اٹھایا۔ ناشتے کے بعد وہاج آفس کے لیے نکل گئے۔ میں ملازمہ سے گھر کا کام کرا کے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد بیزار ہو کر ٹی وی بند کر دیا۔ مجھے بے ساختہ تانیہ کے دونوں بچے یاد آ گئے، کتنے پیارے تھے، کیسے ماں باپ سے لگے ہوئے تھے۔ میرے سینے سے بھی ایک ہوس اٹھی، کاش میرے بھی بچے ہوں جو اسی طرح ہمارے ارد گرد منڈلاتے رہیں، اور میں آزردگی سے سوچنے لگی۔ تانیہ بھی آئی ہیں؟ ملازمہ میرے کمرے میں آ کر بتانے لگی۔ اچھا تم ان کو بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ ملازمہ کو ہدایت دے کر میں واش روم کی جانب بڑھی اور منہ ہاتھ دھو کر آئینے کے سامنے آ کر لپسٹک لگانے لگی۔ طائرانہ نگاہ اپنے لباس پر ڈالی جو صاف ستھرا لگ رہا تھا، مطمئن ہو کر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی گلابی لباس میں سجی سنوری، خوشبو میں مہکتی تانیہ بیٹھی تھی۔
उसके दाएं तरफ उसका 7 साला बेटा उस्मान और बाएं तरफ 4 साला बेटी ईमान बैठी थी। वो उनके दरमियान मुकम्मल से लग रही थी। मुझे अपनी कम मायगी का एहसास हुआ। सॉरी तुमको डिस्टर्ब किया, तानिया कहती हुई मेरे गले लग गई। दरअसल ये दोनों जिद कर रहे थे आने की। वो बच्चों को देखते हुए बोली, अरे तो अच्छा किया ना आ गई इनको लेकर। मैं बच्चों को प्यार करते हुए बोली, आंटी हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ लंच पर चलिए। उस्मान बोला, अरे नहीं नहीं, आप लोग जाएं। मैं मुस्कुराते हुए उसकी बात पर बोली, हाँ मेमुना हम तुमको लेने आए हैं, अच्छा है ना मिलकर चलते हैं। बच्चों ने बोला कि मेमुना आंटी को भी ले लेते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, तुम लोग एंजॉय करो। मुझे उनके साथ जाते हुए झिझक सी महसूस हो रही थी। कल आप बोल के आई थी कि अब आते जाते रहना, अब हम आ गए तो आप राज़ी नहीं। चलो बच्चों घर चलो, तुम्हारी आंटी खुश नहीं हुई हमें देखकर। तानिया बच्चों को खड़े होने का इशारा करते हुए खड़ी हो गई। अरे अरे क्या कर रही हो, चल रही हूँ मैं बस। इसकी बातों पे मैं घबराते हुए बोली। वो हंसती हुई मेरे गले लग गई। उसके इस तरह से गले लगने पर मैं झेंप सी गई। मैं कहाँ लिए दिए मिजाज की बंदी, और वो इतनी ही मोहब्बत बांटने वाली। लंच पर बेहद मज़ा आया। बच्चे भी मेरी वजह से बहुत खुश थे। मुझे खुद भी उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। पता है मेरे कोई बहन नहीं है और उसकी कमी को मैं हमेशा महसूस करती थी। वापसी में कार ड्राइव करती हुई तानिया बोली। मैं जो खिड़की से बाहर नज़ारा कर रही थी उसकी बात पर उसकी जानी मुतवज्जा हो गई। मगर अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि आज ये कमी पूरी हो गई है। अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारी ही बहन दे दी। वो बहुत मोहब्बत वाली थी और उसकी इतनी मोहब्बत पे मैं शर्मिंदा सी हो गई। तानिया सरापे मोहब्बत थी और उससे मोहब्बत ने मेरे अंदर अपना मकाम बना लिया था। हमारा एक दूसरे का घर आना जाना होने लगा। वहाज की भी साथ से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और बच्चे वो तो मुझसे काफ़ी फ्रैंक हो गए थे। छुट्टी के दिन हम दोनों की फैमिली पिकनिक की गर्ज से साहिल समंदर पर आए हुए थे। साथ भाई किसी काम से गाड़ी तक गए थे। मैं ईमान और उस्मान का हाथ पकड़े हुई साहिल का नज़ारा कर रही थी कि साहिल के किनारे खड़ी तानिया, जिसका अचानक पैर फिसला तो पास खड़े वहाज ने गिरती तानिया को तेज़ी से पकड़ लिया था। मैं जो तेज़ी से तानिया को पकड़ने उसकी सिम दौड़ी थी, अब मेरे कदम सुस्त पड़ गए थे। मैं आहिस्ते से चलते हुए उन दोनों की तरफ पहुंची थी। तुम कभी मत सुधरना, 2 बच्चों की माँ बन गई हो मगर आज भी तुम्हारा लड़खड़ानापन नहीं गया। ध्यान से चला करो, वहाज उसे डपटते हुए बोले और वह पास खड़ी अपनी बेपरवाह अंदाज में हंसती जा रही थी। तुम्हारी मियाँ को डांटने के सिवा कुछ नहीं आता, तानिया मुझे देखकर शौकी से बोली। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती सात भाई वहीं चले आए। अपनी बेगम को संभालो, बच्चों की तरह कुतकड़े लगाती फिरती है। वह हंसते हुए उन्हें बताने लगे, अरे भाई बचपन तो चला गया है पर बचपन में बचपन नहीं जा रहा। सात भाई की बात पर वहाज और तानिया कहका लगाकर हंसने लगे। मैं ज़बरदस्ती उनके साथ हंसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वापसी में थकन से बुरा हाल था। वहाज आते ही सो गए मगर मैं बिस्तर पर लेटी नींद कोसों दूर थी। बार बार मेरी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था, गिरती हुई तानिया को वहाज का थामना। इतनी थकन के बावजूद मैं सो नहीं पा रही थी। दूसरी सुबह छुट्टी थी। वहाज देर से सोकर उठे। मैं बाहर लॉन में क्यारियों में पानी दे रही थी, वो वहीं चले आए। क्या कर रही हो बेगम? कुछ नहीं, पानी दे रही हूँ, मैं मुस्कुराते हुए बोली। कल मज़ा आया था ना? वहाज की बात पर मैं चुप सी हो गई। क्या पूछ रहा हूँ? क्यारी का मुआयना करते हुए वहाज बोले। जी बहुत आया, मैं नाश्ता बनाकर ले आऊँ? मैं जल्दी से किचन की जानिब बढ़ गई। नाश्ता बनाते हुए मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, जिसे मैं कोई नाम देने से कासिर थी। आज शाम हमें सात भाई ने बोला था अपने घर आने का, मगर मैंने सोच रखा था कि कोई बहाना कर दूंगी, और शाम में जब वहाज ने मुझसे चलने का कहा तो मैंने तबीयत खराबी का बहाना कर दिया, जिस पर वो काफ़ी फिक्रमंद हो रहे थे और मुस्तकिल मुझे अपना ख्याल रखने पर डांट रहे थे। मुझे उनका ये अंदाज़ बड़ा मसनूई सा लग रहा था। मैं शक से उनको देख रही थी। हमारी शादी की सालगिरह आ रही थी और हम दोनों अपनी शादी की सालगिरह अकेले मनाते थे। जिस दिन शादी की सालगिरह थी मैं हल्का फुल्का तैयार होकर बेडरूम से बाहर आई थी कि सामने से आती तानिया नजर आ गई। उसने आसमानी रंग की साड़ी ज़ेबतन की हुई थी। वो बिलाशोबा अप्सरा लग रही थी। शादी की सालगिरह मुबारक हो बहना, मेरे गले से लगते हुए मुझे प्यार करके वो बोली। कैसा लगा सरप्राइज़ वहाज? सात भाई दाखिल होते हुए बोले। बहुत अच्छा, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। आज मुझे अदाकारी के मतलब समझ आ रहे थे। हम तो आते हुए झिझक रहे थे पर वहाज का इसरार था कि हम भी आपकी खुशी में शामिल हों। खाने के बाद टीवी लॉन्च में बैठे बातों के दौरान सात भाई बोले, अच्छा किया ना आ गए। मैं मरे मरे अंदाज में बोली। मेरे लहजे में गर्म जोशी मफकूद थी। जब वहाज ने बोला आने का तो हमारी बेगम तो बस तैयार चलने के लिए। सात भाई हंसते हुए तानिया को देखकर बोले, जी ऐसा लग रहा है तानिया की शादी की सालगिरह है। हंसते हुए मेरे लबों से निकला, जिस पर पास बैठे वहाज ने चौंक कर मुझे देखा। मगर तानिया और सात भाई मेरी बात पर खूब हंसे। देखा, मैंने बोला था ना भाभी बोलेंगी, तुम्हारी शादी की सालगिरह है।
जिसे तुम तैयार होकर आ रही हो। साथ भाई तानिया को छेड़ने लगे। मुझे मज़ा आता है दूसरों की खुशी को अपनी खुशियों की तरह सेलिब्रेट करने का। अपनी खुशी पर तो हर कोई खुश हो लेता है, मज़ा तो दूसरों की खुशी को भी महसूस करने का है। और यहाँ बात तो मेरी बहन की खुशी की है। तानिया मुझे देखते हुए बोली। उसके लबों पर हर बार मुस्कुराहट रहती थी। बाज़ औक़ात तो मुझे लगता था कि उसने किसी गोंद से मुस्कुराहट को चिपका लिया है। तुमने तानिया और साथ भाई का गिफ्ट नहीं देखा? उनके जाने के बाद जब मैं चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो बेड पर बैठे वहाज मुझे देखते हुए बोले। देख लूँगी। मैं बेदिली से बोलती हुई बेड पर आकर लेट गई। क्या हुआ मैमूना? वहाज हैरानगी से बोले। कुछ नहीं, मैं झुंझलाते हुए बोली। ऐसे क्यों बोल रही हो? कोई बात है क्या? वो मुझे देखते हुए परेशानी से बोले। क्या ज़रूरत थी तानिया साथ भाई को बुलाने की? और वो तानिया ऐसे बन कर आ गई जैसे उसकी शादी की सालगिरह हो। तानिया का सरापा मेरी नज़रों में घूमा तो मेरा दिमाग घूम गया। आज अफसोस से मुझे देख रहे थे। बहुत अफसोस की बात है तुम ये सोच रखती हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वहाज मलाल से बोले और खामोशी से लेटकर दूसरी जानिब करवट ले ली। मैं भी जल्दी बुनती सोने की कोशिश करने लगी। सुबह वहाज बगैर नाश्ते के चले गए। मुझे बेतहाशा तानिया पर गुस्सा आया, जिसकी वजह से मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हुआ था। शाम को वापस आए मगर मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वो इतनी अहम है कि उसकी वजह से आप मुझसे नाराज़ हैं। मैं सुलगती हुई टेरिस में चली गई। वो अहम नहीं, मेरे लिए जो अहम है उसकी बात ने दिल दुखाया है मेरा। वह संजीदगी से बोले। मैंने क्या दिल दुखाया है? मेरे सवाल पर वो मुझे देखने लगे। ये तुम खुद से पूछो, शक ताल्लुकात को खा जाता है। ये बात मैं अभी से नहीं कब से समझाता आ रहा हूँ। कहकर वो वहाँ से चले गए। मैं खामोश से आसमान पर फैली स्याही को देखने लगी। मुझे वो स्याही तानिया लग रही थी जो मेरी हंसती बसती ज़िंदगी पर छा रही थी। मैं खुद ब खुद तानिया से खींचने लगी थी। मैंने उसके हाँ आना जाना कम कर दिया था। मैं चाहती थी कि वो भी मेरे घर आना जाना कम कर दे, मगर वो इसी तसलसल से आती और हर बार मेरे ना आने का शिकवा करती। सर्दियाँ आ रही थी और मेरे लाख बहाने बनाने के बावजूद मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट के शॉपिंग पर ले गई थी। मुझे उसकी मनमानी पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर मैं ज़ब्त की हुई थी। शॉपिंग के बाद वो मुझे लेकर फूड कोर्ट आ गई। हालांकि मेरा दिल था कि अब मैं घर जाऊं। आइसक्रीम खाते हुए वो बिला थकान बोल रही थी। उसके इस तरह से बोलने पर मुझे कोफ्त हो रही थी। एक बात पूछूं तानिया? मैं उसे देखते हुए पूछने लगी, जो पीले रंग का सूट पहनी हुई बहुत फ्रेश लग रही थी। हाँ पूछो। तुमको कब से इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई? वो मुस्कुराते हुए बोली। क्या तुम दोनों बहुत मोहब्बत करते थे एक दूसरे से? मेरा मतलब है वहाज और तुम। मैं कुछ झिझकते हुए बोली। मेरे सवाल पर एक लम्हे के लिए तानिया के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी, मगर वो फिर मेरी बात पर खूब हंसने लगी। मुझे उसकी हंसी से ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरी बेबसी के मज़े ले रही हो। हाँ बहुत थी, वो साफ गोई से बोली। उसकी बात में बहुत अजीब वहशत ज़दा सी होकर उसे देखने लगी। जब हमारे बड़ों ने इस रिश्ते को ख़त्म किया था तो मैं बहुत अफसरदा थी और वहाज भी बहुत दुखी था। फिर मैं अमेरिका चली गई और कुछ अरसे बाद सास से मेरी शादी हो गई। और वो जो दुख था, तकलीफ़ उस लम्हे ही ख़त्म हो गई थी जब मैंने कबूल है कहा था। अल्लाह पाक ने निकाह के बोलों में बड़ी ताकत रखी हुई है। दर हकीकत मेरा जोड़ ही अल्लाह ने साथ के साथ बनाया था, इसलिए मेरी शादी वाहज से कैसे होती? वाहज से मोहब्बत उसको मोहब्बत का एक हिस्सा भी नहीं थी जितनी मुझे साथ से शादी के बाद हुई। कहते हैं ना कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। वो मसलियत यही थी कि वाहज से शादी टूटी तो मुझे बहन भी मिली तुम्हारे रूप में इतनी प्यारी। वो सादगी से बोलते हुए आखिर में शौक हुई। मैं उसकी बात पर लाजवाब सी हो गई, मगर वो बहुत गौर से मुझे देख रही थी। क्या ज़रूरत थी तानिया से ऐसे सवाल की? मैं अलमारी साफ़ कर रही थी कि वहाज कमरे में आते हुए बोले। क्या सवाल? मैं समझी नहीं। यही कि हमारे दरमियान कितनी मोहब्बत थी। वहाज की बात पर मुझे तानिया की चालाकी पर गुस्सा आया। उसने आपसे लगा दी भी। मेरे सामने कैसे बन के बोल रही थी, मुझे सोच के उसके मैसनेपन पर गुस्सा आ रहा था। उसने भी कुछ नहीं लगाई। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं ख्याल क्यों नहीं रखता, क्योंकि उसके बाकौल उसने तुम्हारी आंखों में उदासी देखी थी। मैंने पूछा तो वो मुझे बताने लगी कि तुम ये सवाल करते हुए बहुत उदास थीं। उसने मुझे सिर्फ डांटा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और कुछ भी नहीं। वहाज उसकी सफाई में बोले। हाँ बहुत अच्छे से ख्याल रखने को कहा, लगा भी दी और साथ साथ अच्छी भी बन गई मोहतरमा। मैं तिनक कर बोली। उसने मुझे तुमसे कहने से मना किया था, मगर तुम मेरी बीवी हो। मैं सिर्फ तुमसे ये बोल रहा हूँ कि ऐसे सवाल करना मुनासिब नहीं होता। वहाज नरमी से बोले। उनकी बात पर मैं कपड़े पटकती हुई कमरे से बाहर आ गई। किस कदर शातिर औरतें मेरे सामने कैसी बन रही थी और वहाज से मेरी बातें भी लगा दी। मक्कार फरेबी, मैंने नफरत से ज़ेरे लब कहा। आहिस्ता आहिस्ता मैं खिंचती चली गई। मेरा खिंचाव तानिया ने भी महसूस कर लिया था। शुरू में तो वो खुद ही आती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी पीछे हटने लगी
और मैंने सुकून का सांस लिया। वहाज के अंदर भी मुझे अब वो बात नज़र नहीं आती थी। मुझे तानिया इस पत्थर की मानी लगी थी जो हमारी पुरसकून झील में अरताश से ले आई थी। सात भाई किसी काम से अमेरिका गए हुए थे। मैं जानती थी तानिया बहुत अकेला महसूस कर रही थी, खुद भी, मगर मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। मैं कल शहर के बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए, ऑफिस का काम है, वहाज बोले। मैं अकेली हो जाऊँगी, अम्मी के यहाँ चली जाना या उनको बुला लेना। उन्होंने जान के तानिया का नाम नहीं लिया क्योंकि वो समझते थे कि मैं भड़क जाऊँगी। जी, उनकी बात पर मैंने इस बात में सर हिला दिया और अगले दिन वहाँ चले गए। उनके बगैर मेरा वक्त गुजर के ना दे रहा था। वक्त लग रहा था कि थम सा गया था। अगली शाम में कसलमंदी से बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी कि कल सुबह वहाज आ जाएंगे। तानी का वक्त कैसे गुजरता होगा। मुझे तो 2 दिन भी ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं तानी की तन्हाई को महसूस करते हुए सोचने लगी। अचानक मुझे तानी का ख्याल आया तो मैं उठ के बैठ गई और सोचा बहुत टाइम हो गया है उससे मिले हुए, क्यों ना जाकर थोड़ी देर गपशप लगा लूं। मैं तैयार होकर उसके घर की जानिब चल दी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, मगर कार पोर्च पर नज़र पड़ते ही मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वहाज की गाड़ी देखकर मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आया। दिल ने कहा कि अंदर जाकर वहाज और तानिया को तहस नहस कर डालूं, मगर मैं लड़खड़ाते कदमों से वापस पलटी। वो रात मैंने अंगारों पर गुजारी थी। अपने दिल का खून होते देखकर मैं पूरी रात सिसकती रही। अगली सुबह वहाज वापस आए तो मैं उनको नज़र अंदाज करके काम में लगी रही। किसी काम से मैं बेडरूम में दाखिल हुई तो वहाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या हो गया? जब से आए हो तब से मसरूफ़ हो, शोहर को भी देख लो, वो शिकवा करते हुए बोले। देखूं मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, वो साइड टेबल पर से डब्बा उठाते हुए बोले। बदनामी, दाग, धोखा, मैं चबा चबा के बोली। वहाज के हाथ से डब्बा गिर गया। क्या मतलब? वहाज के माथे पर बल आ गए। मिस्टर वहाज, आपकी असलियत खुलकर सामने आ गई है, मैं सर्द लहजे में बोली। मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाह रही हो। वहाज के अनजान बनने पर मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हो गया था। कहाँ थे आप पिछले 2 दिन से? मैं तन से बोली। कहाँ था? क्या शहर से बाहर था? वहाज हैरानगी से बोले। उसकी इस अदाकारी पर मेरा खून खोल गया। मानना पड़ेगा, बल्कि दाद देनी चाहिए आपकी अदाकारी को। और उस तानिया पर शाबाश, शोहर के जाते ही छूट मिल गई। मेरे बोलने पर वहाज मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बोले। तुमको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी नहीं हुई। मैंने खुद उसके घर कल आप शाम आपकी गाड़ी खड़ी देखी है। पिछले 2 दिन से कौन से शहर थे मुझे पता चल गया है। मैं गुस्से में वहाज का हाथ झटकते हुए बोली। तुम पागल हो गई हो, मेरी सुनो तो। वहाज चीखते हुए बोले। मैं जो देख चुकी हूँ उसके बाद सुनने की गुंजाइश नहीं वहाज साहब, मैं नफरत से बोली। बाज़ औक़ात जो आंखों को नज़र आता है वो हकीकत नहीं होती। तभी बोल रहा हूँ, तहम्मुल से सुन लो, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। मैंने जितना पछताना था पछता ली, अब इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। मैं एक बद किरदार मर्द के साथ नहीं रहूँगी। बस एक लफ्ज़ नहीं। मेरे बात पर वहाज गुस्से से चीखे। क्यों बुरा लग रहा है आपको? आप बद किरदार हैं और तानिया भी बद किरदार, मैं आप से बाहर होते हुए बोली। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। मेरी बात पर वहाज ने मेरे मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तुम जैसी औरत से मेरी शादी हुई जिसके रगों में जहर की तरह शक दौड़ता है, वहाज नफरत से बोले। मुझे तलाक चाहिए। मैं बद किरदार और झूठे आदमी के साथ नहीं रह सकती। मैं मुंह पर हाथ रखे हुए पागल हो रही थी। मैं बद किरदार हूँ? वहाज सदमे की कैफियत में बोले। हाँ हाँ, आप बद किरदार हैं। मैं हज़ियानी अंदाज में चीखी। मेरी बात पर लब भींच के वहाज ने आंखें बंद कर लीं और जब बोले तो उनकी आवाज़ की गूंज मेरे दिल पर हथौड़े की मानिंद बरसी। मैं वहाज अहमद बकाई होशो हवास तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार कहने के बाद उन्होंने आंखें खोल के एक नज़र मुझे देखा और एक नज़र में ज़माने भर की अजनबियत थी। वो कमरे का दरवाज़ा खोल के तेज़ी से निकल गए और मैं खामोशी से वहीं कालीन पर घुटनों के बल गिरने के अंदाज में बैठ सी गई। कमरे में बस अब खामोशी थी। तूफान गुजर चुका था और मेरे इर्द गिर्द सिवाय खामोशी के और कुछ न था। मुझे इस पोजीशन में बैठे न जाने कितने घंटे बीत गए थे कि इस खामोशी को सेल फोन पर आने वाली कॉल ने तोड़ा। मेरे नंबर देखे बिना कॉल उठा ली। हेलो मैमूना, मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ, वहाज की गाड़ी ले कर और अपनी मंगवा रही हूँ। दरअसल हमारे घर के पास वहाज की गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसमें कुछ काम भी था, तो मैंने वहाज को बोला कि मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं मैकेनिक से ठीक करवा लूँगी। कल शाम ही ठीक होकर आई थी। तानिया भी न जाने क्या क्या और बोल रही थी। मेरे हाथ से सेलफोन नीचे गिरा और मैं नंगे पैर बाहर की जानिब भागी थी। गली में सिवाय रात के सन्नाटे के और कुछ भी ना था। दूर दूर तक बस अंधेरा था। मैं थके हारे कदमों से वापस घर की जानिब पलटी। मेरा हाल इस हारे हुए जुआरी जैसा था जो अपनी ज़िंदगी हार गया था। अपने शक के हाथों मेरी ज़िंदगी में अब मलाल और पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था।
کمرے میں قدم رکھتے ہی میری نظر کھلے ڈبے پر پڑی جس میں سونے کے 2 کنگن جگمگا رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔